आप सभी का एजुकेशन पूजा क्लासेज में। मैं तनीश और आज हम लोग पढ़ रहे हैं दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में। तो पहले लिख चुके हैं हम। आइए अब समझते हैं कि दर्पण क्या है। पहले समझिए फिर उसके बाद लिखिएगा। तो आइए समझते हैं कि दर्पण क्या है। देखिए, दर्पण एक ऐसी वस्तु है, मान लीजिए एक ऐसी चिकनी और पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी कहने का मतलब जिसके आर पार प्रकाश जा सके, ठीक है। जैसे कि कांच ले लीजिए, कांच के आर पार प्रकाश जाती है, जो कि चिकना भी है, ठीक है। तो दर्पण कैसे, क्या, किसे कहते हैं? एक चिकना पारदर्शी वस्तु जिसके आर पार प्रकाश चला जाए, ठीक। यदि हम इस चिकने पारदर्शी वस्तु के एक सतह को, किसी एक सतह को, इस सतह को या फिर इस सतह को, किसी एक सतह को कलई कर दें, कलई कर दें। अभी समझेंगे कि कलई क्या होता है। पहले आप ये जान लीजिए कि कलई कर दें तथा कलई के कारण यदि प्रकाश की किरणें इस वस्तु से टकरा कर वापस आ जाए तो इस वस्तु को हम लोग दर्पण कहेंगे, ठीक है। पहले क्या हो रहा था कि जब ये चिकना और पारदर्शी था तो प्रकाश की किरण ऐसी आ रही थी और ऐसी आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही थी, ठीक। जब हम इसके पीछे या फिर किसी एक सतह पर कलई करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर कलई कर दिया। जब हम यहाँ पर कलई कर रहे हैं तो प्रकाश की किरणें ये आ रही है और आने के बाद टकरा के अगर इसी क्षेत्र में लौट आ रही है तो इस वस्तु को, जो अब बन चुका है कलई करने के बाद, इस वस्तु को दर्पण कहेंगे, ठीक है। तो दर्पण का परिभाषा कि किसी पारदर्शी या चिकनी वस्तु के पीछे या आगे किसी एक सतह पर अगर कलई कर दिया जाए, कलई करने के कारण यदि प्रकाश की किरणें उससे टकरा कर पुनः इसी दिशा में लौट आती है तो इसी वस्तु को क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा में भी वही लिखा है। आप चाहे तो देखिए, एक बार पढ़ कर दिखा देते हैं। एक ऐसी चिकनी पारदर्शी वस्तु जिसके एक सतह पर कलई की गई हो, जिसके कारण यदि प्रकाश की किरणें वस्तु से टकरा कर पुनः अपने क्षेत्र में आ जाती है, टकरा कर पुनः अपने क्षेत्र में आ जाती है या फिर लौट आती है तो उस वस्तु को क्या कहेंगे? दर्पण अर्थात कि मिरर कहेंगे, ठीक है। तो दर्पण का परिभाषा ये रहा, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब समझते हैं कि दर्पण बनता कैसे है, ठीक। ये हमने समझा कि दर्पण क्या है, किसे कहते हैं दर्पण, अभी हमने समझा। अब समझेंगे कि दर्पण बनता कैसे है, कलई जो हमने किया वो कलई क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या है, उससे अब समझेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, दर्पण कैसे बनता है। देखिए, पहले हम आपको हर एक बात समझाएंगे, फिर ही आपको उसे लिखना है, ठीक है। तो पहले आप उन बातों को समझिए। समझने के बाद यदि कोई डाउट बच जाता है आपको कि कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं कि दर्पण कैसे बनता है। मान लीजिए हमने एक पारदर्शी चिकना वस्तु लिया, ठीक। मान लीजिए हमने कांच लिया जो कि पारदर्शी भी है और चिकना भी है। ये हमने कांच का स्लैब लिया, ठीक। इसके पीछे हम लोग कलई करते हैं। कलई का मतलब, पहला हमारा क्या क्या करना है दर्पण बनाने के लिए? एक चिकना और पारदर्शी वस्तु लेना है, ठीक है। दूसरा क्या है प्रोसेस? कलई करना है। कलई में प्रोसेस जो होता है, कलई का प्रोसेस, उसमें हम लोग एक रसायन का उपयोग करते हैं, ठीक। मान लीजिए अगर यह जो है पारदर्शी है तो प्रकाश को लौटाने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई चिकनी या सफ़ेद वस्तु पीछे रखनी होगी जिससे प्रकाश की किरण टकरा कर पुनः आ जाए। तो उसके लिए हम या फिर चांदी का उपयोग कर सकते हैं या फिर एल्युमिनियम का उपयोग कर सकते हैं। चांदी का उपयोग करने के लिए आप चाहेंगे कि इस पर, इस कांच के स्लैब पर चांदी चिपक जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उससे एक रसायन के प्रयोग से इस पर चिपकाया जाता है। रसायन का नाम है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। जब सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, किसे? कलई करने के लिए। तो कलई करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें तो यहाँ पर सिल्वर चांदी है और नाइट्रेट है NO3, जो कि एक अलग से चांदी को नहीं इस पर चिपकने दे रहा है, ठीक। इस पर कोई और मिश्रण भी आ जा रहा है।
तो इसे हटाने के लिए मतलब कि चांदी को सिर्फ अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, अमोनिया का उपयोग करना पड़ता है। मान लीजिए इस पर हमें पेंट करना है, ठीक। यहाँ पर ये जो भरा है AgNO3 से भरा है, ठीक है। तो इससे अगर हम पेंट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ सिल्वर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग अमोनिया को मिलाते हैं, अमोनिया को मिलाते हैं, ठीक है। जब हम इसमें अमोनिया को मिलाएंगे तो जो सिल्वर है वो Ag2O में बदल जाता है, जिसे सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। ये अब सिल्वर के रूप में बदल चुका है, ठीक है। जब अब हम इसमें अमोनिया को मिला देंगे और फिर इससे इसके ऊपर क्या करेंगे, उस विलयन का लेप लगाएंगे। तो लेप लगाएंगे तो अब ये किस में बदल चुका है, Ag2O, जिसे एल जिसे सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो सिल्वर ऑक्साइड अब बदल चुका है, मतलब AgNO3 बदल चुका है सिल्वर ऑक्साइड में, और जो कि इस पर दर्पण के पीछे चिपक गया है, ठीक है। तब जाकर मान लीजिए जब इस पर यह चिपक जाता है तो यह जो चिपका हुआ है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, यह एक इतना पतला परत होता है जिसे आप चाहे तो नाखून से खरोच सकते हैं। तो इसे बचाने के लिए इसके ऊपर एक भारी और मोटा पेंट किया जाता है, जो कि आप लोग देखे भी होंगे दर्पण के पीछे कोई रंग का पेंट होता है, लाल नीला हरा। इसी को बचाने के लिए किसका पेंट किया जाता है, किसी मोटे रंग का पेंट चढ़ाया जाता है इसके ऊपर, किसे बचाने के लिए, सिल्वर ऑक्साइड को बचाने के लिए। अगर मान लीजिए ये तो हुआ एक प्रक्रिया जिससे हम लोग चांदी को इस पर चिपकाएं। दूसरा प्रक्रिया क्या है, मान लीजिए हमारे पास अमोनिया नहीं है, ठीक। हमारे पास अमोनिया नहीं है तो सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर में अब कैसे बदलेंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट जो है इस पर लगा देंगे, दर्पण पर जो हमारा पारदर्शी कांच था उस पर लगा देंगे। इस पर हम लोग अब सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ा देते हैं, डायरेक्ट इस पर सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ा देंगे। जब सिल्वर नाइट्रेट की हम लोग परत चढ़ाएंगे तो ये सिल्वर में अभी नहीं बदला है, तो सिल्वर में बदलने के लिए इसके ऊपर एक गैस, हाइड्रोजन गैस की क्या करते हैं, बौछार करते हैं। H2O की बौछार करते हैं, मतलब कि पाइप से इस पर हाइड्रोजन गैस छिड़कते हैं, जिससे ये जो है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके चांदी और HNO3 मतलब कि नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है। तो यहाँ से भी ये क्या हुआ, चांदी में बदल गया, ठीक। अगर आप इसके ऊपर भी फिर से हम क्या करेंगे, एक मोटे रंग का पेंट चढ़ाएंगे। यह था हमारा दर्पण बनने की प्रक्रिया। आप शुरू में गौर किए होंगे तो वहां पर हमने दो धातुओं का नाम लिया था दर्पण को बनाने के लिए, एक था चांदी और एक था एल्युमिनियम। मान लीजिए कि चांदी नहीं है, अब आपके घर जो दर्पण होगा साधारणतः अब दर्पणों में आधुनिक युग में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम को भी वैक्यूम विधि द्वारा इस पर चिपकाया जाता है, वो भी डायरेक्ट नहीं चिपकता है, वैक्यूम विधि द्वारा इस पर क्या किया जाता है, चिपकाया जाता है, जिससे यह प्रकाश की किरणें टकराकर पुनः लौट आती है। और उसे भी सुरक्षित रखने के लिए मोटे रंग का पेंट लगाया जाता है, ठीक है। तो यह थी हमारी प्रोसेस दर्पण बनाने की। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट थोड़ा बना देते हैं उसे चित्र के रूप में। मान लीजिए ये हमारा AgNO3 है, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस का बौछार कर रहे हैं, तो Ag अलग हो जा रहा है और HNO3 मतलब कि नाइट्रिक अम्ल में बदल कर चू जाएगा। तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, अम्लीय जो कि विलयन के रूप में होता है और नीचे गिर जाता है और चांदी उसी पर चिपका रह जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उस अभिक्रिया को भी लिख सकते हैं। और इसमें एक छूट चुका है 3 नंबर, जिसे आप लिख लीजिएगा कि उसके ऊपर मोटा पेंट चढ़ाया जाता है।
ठीक है, तो ये था हमारा दर्पण। दर्पण क्या कहलाता है उसकी परिभाषा हमने देखा, फिर समझे हम लोग कि दर्पण बनता कैसे है। अब आइए आगे समझते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे लिखना जरूरी है, नोट बनाते रहिएगा। ठीक है, तो अब आइए समझते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। पहले हम समझ चुके हैं कि दर्पण क्या है, दर्पण कैसे बनता है। अब आइए समझते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो एक हमारा होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इनके नाम से ही स्पष्ट है कि ये दर्पण कैसे हो सकते हैं। थोड़ा भी आप सोचे तो इसमें देखिए समतल दर्पण और इसमें देखिए गोलीय दर्पण। समतल का अर्थ क्या होता है, जिसकी सतह चिकनी हो, मतलब कि एकदम उबड़ खाबड़ ना हो, एकदम प्लेन हो, समतल हो। ठीक है, ऊंच खाल ना हो, एकदम सीधा हो, समतल हो। तो ऐसे दर्पण जो होते हैं जो एकदम सीधे होते हैं उन्हें समतल दर्पण कहते हैं। मतलब कि वैसे दर्पण जिनका सतह एकदम समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, जिसका सतह एकदम बराबर हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, दूसरा हमारा क्या होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, ये गोले का भाग होता है। गोलीय कहने का अर्थ भी आप समझ रहे होंगे कि ये किसी गोले का भाग होगा, मतलब कि जो गोला होगा उसी का ये भाग होगा। ठीक, ये गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। आइए पहले ये देख लेते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं समतल दर्पण, और क्या क्या इसके गुण है समतल दर्पण के। तो समतल दर्पण आप जान चुके हैं कि समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका सतह एकदम परिवर्तक सतह क्या हो, बराबर हो, सतह जो हो एकदम समान हो, उसे क्या कहेंगे समतल दर्पण। ठीक है, अब आइए समझते हैं यह कैसे बनता है। तो इसका सतह कैसा होगा, एकदम समान होगा। ठीक है, इसके पीछे भी कलई की जाएगी, जिसे हम ऐसे दर्शा दे रहे हैं, कलई और पेंट दोनों को। ये क्या है, हमारा एक समतल दर्पण। ठीक है, ये क्या है, समतल दर्पण प्लेन। तो आइए अब समझते हैं कि समतल दर्पण के गुण कौन कौन से हैं और ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो आइए पहले गुणों को लिख लेते हैं, फिर आपको बारी बारी से सभी को समझाते हैं। अब इनके गुणों को भी समझ लेते हैं कि इनके जो गुण हैं वो किस किस तरह से दर्पण पर काम आते हैं। ठीक है, तो पहला गुण हमारा है कि इससे बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक कहने का मतलब क्या है, हमने पहले हम पढ़ा चुके हैं कि प्रतिबिंब काल्पनिक कैसे बनता है। ठीक, तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनने के लिए जो आपतित किरणें होती हैं, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली, ये जो किरणें होती हैं वो वास्तव में मिलनी चाहिए। जैसे कि ये किरणें यहाँ से निकली, मान लीजिए ऐसे निकली, और ये किरणें आपस में जब मिलेंगी तभी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए जब यहाँ से किरणें निकली तो दर्पण से टकरा कर पुनः समानांतर ही वापस लौट आएंगी। यहाँ से किरण गई और यहाँ से लौट आई, तो ये आपस में तो कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन पीछे की तरफ ये मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है इसे ही प्रतीत हो तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा होगा, मान लीजिए ऐसा कोई है तो ये भी ऐसा ही होगा, और वो वस्तु के बराबर होगा। मान लीजिए ऐसे आया, ऐसे कहीं बराबर प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, ये दूसरा वही है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जब ये समानांतर किरणें जा रही है तो यहाँ पर भी समानांतर ही मिलेंगी। जब मिलेंगे तो इसका आकार और इसका आकार बराबर होगा। मतलब कि अगर ये 4 फीट का है तो प्रतिबिंब भी 4 फीट का बनेगा। ये देखिए, अब पहले ये ध्यान से देखिए, समझते हैं कैसे। जैसे कि पूरा ये दर्पण है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर जा रहे हैं, दर्पण अगर छोटा हो, जैसे कि आपके घर आईना लगा होता है, वहां पर यदि आप खड़े हुए
तो आपका चेहरा इतना दूर तक आ गया। तो जब इतना दूर तक आ गया तो प्रकाश की किरणें यहाँ से निकल के ऐसे और ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो है प्रकाश की किरणें इतना तक पड़ेंगी, ठीक है। अगर वहीं आप दूर आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ तक आएंगे तो प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर, मान लीजिए आप इतने बड़े हैं तो यहाँ से निकल के यहाँ तक भी पहुँचेगी, जिससे आपका पूरा शरीर इसमें दिखाई देगा, ठीक है। जब पूरा शरीर दिखाई देगा मतलब कि ये जितना बड़ा आपको यहाँ प्रकाश की किरणें पड़ रही है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बन रहा है। कहने का इसका ये मतलब था कि आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। अगर इतना दूर का प्रकाश जा रहा है तो इतना का प्रतिबिंब बनेगा, अगर पूरे शरीर का प्रकाश इस पर जा रहा है तो पूरे शरीर का भी प्रतिबिंब बनेगा, और उतना ही बड़ा बनेगा जितना दूर का प्रकाश जा रहा है उधर, ठीक है। तो चलिए अब अगले नोट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है कि वस्तु जितनी दूरी पर रखी हो प्रतिबिंब भी उतना दूर अंदर की तरफ प्रतिबिंब के दर्पण के अंदर की तरफ प्रतिबिंब बनता है। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक दर्पण है, ठीक है। तो इससे दूर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर x दूरी है और इससे दूर हम लोग यहाँ पर एक वस्तु रखे हैं, तो दर्पण के अंदर x दूरी पर ही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। मतलब कि जितना दूर ये रखा हुआ है दर्पण के अंदर वैसा महसूस ही होगा कि उतना ही दूर पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है। मान लीजिए यहाँ से इसकी दूरी 4 मीटर है, तो प्रतिबिंब के अंदर भी, दर्पण के अंदर भी प्रतिबिंब की दूरी कितने मीटर होगी? 4 मीटर ही होगी, ठीक है। तो आइए अगले नोट की तरफ बढ़ते हैं। इससे बना प्रतिबिंब दर्पण के अंदर देखा जा सकता है। मतलब कि जो काल्पनिक प्रतिबिंबें होती है वो दर्पण के अंदर देखी जा सकती है। हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो वही बात है। और अगला देख ले हम लोग कि इससे बना प्रतिबिंब सीधा होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंबें बनती है वो हमेशा ही सीधा ही बनती है, तो इसमें यह भी है, ठीक है। तो आइए इसके और गुणों को, इसमें नहीं हो पाया तो हम लोग आगे लिखते हैं इसको। थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, हम लोग इसके और गुणों को देखते हैं। तो आइए अब बचे हुए जो समतल दर्पण के गुण थे उनके बारे में जान लेते हैं कि समतल दर्पण के और कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण है, ठीक है। तो आइए पहला गुण है कि यदि वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से गति करती है तो दर्पण में वह 2v वेग से गति करती हुई दिखाई देगी। इसका अर्थ क्या है, आइए उसे समझ लेते हैं। जैसे देखिए अगर ये समतल दर्पण है, यदि यह समतल दर्पण है और इसके सामने मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है। यहाँ पर यदि वस्तु रखी हुई है x दूरी पर, मान लीजिए x दूरी पर, ठीक है। अगर ये भी वेग से गति करती हुई आगे बढ़ेगी तो ये दर्पण में कितने वेग से गति करती हुई दिखाई देगी? 2v वेग से। 2v वेग से कहने का क्या अर्थ है कि वो दोगुने स्पीड से गति करते हुए दिखाई देगी। आइए इसे समझते हैं कि ऐसा होता कैसे है, क्या यह रियल में होता है कि कोई छलावा है। आइए उससे समझते हैं। जैसे कि अगर हम इसे सच माने तो क्या होगा, देखिए अगर भी वेग से गति करती हुई जो वस्तु है वो आगे बढ़ेगी तो यहाँ से यहाँ जाने में मान लीजिए उसे 2 मिनट का वक्त लगता है, ठीक। और ये जो दूरी है इस दूरी के हमेशा बराबर होती है, ठीक। अगर यह जो है यहाँ से ये दर्पण यहाँ से 2 वेग की गति से गति करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब दोगुने रफ्तार से, इस वस्तु के दोगुने रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आधा मिनट लगेगा। मतलब कि इससे आधा मिनट लगेगा। अगर ये 2 मिनट में यहाँ पहुँच रहा है तो वो 1 मिनट में यहाँ पर आ जाएगा, 1 मिनट पर यहाँ पर पहुँच जाएगा। ध्यान दीजिए कि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो क्या इस वस्तु के यहाँ पहुँचने से पहले इसका प्रतिबिंब यहाँ पहुँच जाएगा? ध्यान से सोचिए। अगर यहाँ पर वस्तु अभी पहुँची ही नहीं है, प्रतिबिंब इससे पहले पहुँच जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप तो समय से आगे चल रहे हैं।
प्रतिबिंब जो है उस समय से आगे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो कार्य हुआ ही नहीं और इस प्रतिबिंब में वो कार्य हो गया। ठीक, तो ऐसा नहीं होता है, यह सिर्फ एक भ्रम होता है, ऐसा होने का भ्रम होता है। देखिए कैसे होता है उसे समझते हैं। मान लीजिए जब फिल्म शूट की जाता है तो उसमें दोगुनी गति से जो हीरो होते हैं उनको दौड़ाने के लिए, दिखाने के लिए कैमरा उनके साथ लेकर दौड़ता है आदमी। जब यहाँ से हम दौड़ेंगे और कैमरा भी इधर होगा तो इसमें दिखाई दे रहा प्रतिबिंब यहाँ तो एक एक्स दूरी पर है। ठीक, मान लीजिए कि एक्स का मान 4 फीट है, 4 मीटर ले लीजिए, 4 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर भी 4 मीटर हो गया, क्योंकि दर्पण में भी उतना दूरी पर बनेगा, तो 4 4 कितना हो गया, 8 मीटर। ठीक है, जब हम लोग दौड़ रहे हैं भी वेग से, मान लीजिए कि हम लोग भी वेग से दौड़ रहे हैं आगे की तरफ, तो ये भी वी वेग से आगे की तरफ बढ़ेगा। जब अगर हम यहाँ से कैमरा लेकर दौड़ रहे हैं तो हम यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये भी इधर बढ़ रहा है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ की भी दूरी कम हो रही है और इधर से भी दूरी कम हो रही है, ये भी व्यक्ति इधर की तरफ बढ़ रहा है और प्रतिबिंब भी इसका आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर हम भी वेग से दौड़ रहे हैं तो प्रतिबिंब टू भी वेग से दौड़ रहा है, मतलब कि दोगुनी गति से आगे की तरफ बढ़ रही है, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि जब हम इधर से दौड़ रहे हैं तो इधर की भी दूरी कम हो रही है और इधर की भी दूरी कम है, एक ही समय में यहाँ भी कम हो रहा है और यहाँ भी कम हो रहा है। ठीक है, तब जाकर हमें ऐसा महसूस होता है कि दर्पण में जो है वो दोगुनी गति से करता हुआ आदमी दिखाई देता है, मतलब कि दोगुनी गति से जो वस्तु चल रही है वो आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो यह एक भ्रम होता है। अगर यहाँ पर ये प्रश्न भी पूछता है, बार बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि कितनी वेग से आगे की तरफ आएगा व्यक्ति, ये भी एक प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आइए इसके अगले जो गुण है उसके बारे में समझ लेते हैं कि दो समतल दर्पणों के बीच, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ये इसे अब समझते हैं। ये कैसे होता है आइए अब इसे देख लेते हैं। मान लीजिए कि यह एक समतल दर्पण है और यह एक समतल दर्पण है और ये दोनों क्या है, समानांतर है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों कोण 180 डिग्री समानांतर है। अगर ये समानांतर है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है तो यहाँ से प्रकाश निकलकर इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर प्रकाश इधर से इधर गया, फिर यहाँ से टकरा कर ऐसे आएगा, फिर यहाँ से टकरा कर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे ही ये प्रकाश जो है इसी लूप में फंस जाएगा, यहाँ से टकरा के यहीं जाएगा, यहाँ से टकरा के यहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें अनंत बार ये टकराता हुआ दिखाई देगा और अनंत बार टकराता हुआ दिखाई देगा, तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसका ये लॉजिक हुआ। दूसरा देखिए, आइए अगला नोट कि दो समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या उनके मध्य बने कोण पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर तो हमारा समानांतर था। ठीक है, अगर समानांतर था तो हमारा अनंत बना। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई और थीटा है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 30 डिग्री ले लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 30 डिग्री ले रहे हैं तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि आप एक सैलून में गए, सैलून में देखिएगा तो जो होता है वो झुका हुआ होता है, जो समतल दर्पण होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो उसमें भी आएगा सैलून में। तो सैलून में जब व्यक्ति कुर्सी पर बैठा होता है और उन दोनों दर्पणों के बीच का कोण यदि कितना हो, 30 डिग्री हो, तब कितना प्रतिबिंब इन दर्पणों के बीच बनेगा उसे देखते हैं। आइए, तो हमारा सूत्र क्या है, 360 बटे में थीटा, मतलब कि 360 बटे में 30, 0 से 0 12। ठीक है, क्या हुआ आया हमारा 12। तो ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो प्रतिबिंब की संख्या होती है वो विषम संख्या में होती है। ठीक है, ऐसा इसे विषम संख्या में लिखा जाता है। अगर विषम संख्या में लिखा जाता है तो इसे एक कम करना पड़ेगा, प्लस भी किया जा सकता है। आइए उसे समझ लेते हैं कि विषम संख्या में लिखा जाता है तो हम लोग इसे भी प्लस करके भी कर सकते हैं विषम संख्या, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, आइए उसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा
तो कुछ प्रतिबिंब ऐसे होंगे जो दर्पण पर आधे बनेंगे, ठीक है। कुछ प्रतिबिंब ऐसे होंगे जो दर्पण पर आधे बनेंगे, तो अगर हम इसे बढ़ा दे तो वो प्रतिबिंब पूरा इसमें गिना जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसा न हो, इसीलिए हम लोग एक कम करते हैं, और कम करने पर यह विषम संख्या प्राप्त होता है, और विषम संख्या ही एक इस पर विषम संख्या जो होती है, उतना ही विषम संख्या ही इस दोनों दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की संख्या मानी जाती है, ठीक है। अगर 12 आ रहा है तो उसमें से एक कम कर देंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आएगा विषम संख्या में आएगा। कई लोग जो आ जाते हैं कि अगर विषम संख्या आता है तब एक घटाया जाता है, तो नहीं, सम संख्या आएगा तब एक घटाया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कोण के आधार पर। मान लीजिए कि कोई दर्पण ऐसे रखा है और ऐसे, मान लीजिए कितने डिग्री कोण पर है, 90 डिग्री कोण पर। एक दर्पण यहाँ खड़ा हुआ है, एक दर्पण ऐसे सोया हुआ है। ये दोनों कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर है, और यहाँ पर वस्तु रखी हुई है। तो इन दोनों दर्पणों पर वस्तु का कितना जो है प्रतिबिंब बनेगा, उसे आइए एक बार देख लेते हैं। तो इसी फॉर्मूला पर उसे भी रखेंगे, 360 डिग्री बटा में थीटा। तो 360 डिग्री बटा में कितना है, 90, 0 0 नचाएगा 36, 4, ठीक। तो अगर 4 आ रहा है तो हमारा क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या हम लोग नहीं लेंगे, उससे एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 3। मतलब कि इस पर इस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा, 3 गो प्रतिबिंब बनेगा पूरा पूरा, ठीक है। पूरा पूरा कितना प्रतिबिंब बनेगा, 3 गो प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए। तो यह था हमारा इसका नोट। आइए अब इसके उपयोग को समझ लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आइए अब समझ लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे कैसे इसका उपयोग होता है। देखिए, पहला उपयोग हमारा है, इसका उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है। साधारणतः आपके घर जो दर्पण लगा होता है वो समतल दर्पण ही होता है, जिसके सामने यदि आप खड़े होते हैं तो उससे आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो दर्पण कौन सा होता है, समतल दर्पण होता है, ठीक है। जो सैलून में आप बाल कटाने जाते हैं तो वहां पर भी समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। और तीसरा जो है, बाथरूम में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो स्नानागार होता है उसमें भी इसी का उपयोग किया जाता है, बाथरूम में, मतलब कि स्नानागार को ही बाथरूम कहा जाता है, उसमें भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यदि आपको इस लेक्चर में कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में उस डाउट को ज़रूर पूछें। धन्यवाद।